अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम ये आपकी अस्सलाम। क्लास की स्ट्रेंथ कम होना शुरू क्यों हो गई है? क्या सर वजह है कैसे हैं? स्टूडेंट जो है कम आ रहे हैं? सर मेड का रिजल्ट ओपन करें ना, कुछ बच्चों में जोश आए। मिड का रिजल्ट सिर्फ इस वजह से आप लोगों का वेटिंग पर है, जिनका प्रोजेक्ट है उसका टाइम अभी कंप्लीट होने वाला है। तो जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएगा दोनों के कंबाइंड नंबर अपलोड हो जाएंगे। सर वो आपको मैंने प्रोजेक्ट मेल किया है। मैंने कहा था कि जब आप रिसीव कर लें तो काइंडली रिप्लाई कर दीजिएगा। मुझे तो यही है कि शायद आपको रिसीव नहीं हुआ। क्या नाम है? सर अदनान हसन, काइंडली मेल पढ़ लें एक दफ़ा। ये अगर मेल कर दिया है तो फिर आपके नंबर लग जाएंगे। चलें ठीक है सर। अदनान हसन, ये आपका आ गया है। जी सर ठीक है। ये मैंने इसलिए इसको चेक नहीं किया क्योंकि जिस वक्त सभी के जमा हो जाएंगे तो एक साथ सभी का चेक करूंगा और उसी वक्त नंबर भी साथ में अपलोड करूंगा। चलें ठीक है सर। और अगर मैं अभी चेक कर लेता हूँ तो फिर ये इशू आ जाता है कि बाद ये शो होता है कि मैंने इस मैसेज को पहले पढ़ लिया है। ओके 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 ठीक होगा सर। मेंबर ने फिल करनी जी दाऊद। इंटरनेट मेंबर पर फिल करनी सबने। हाँ, सबने नहीं, सिर्फ जिसमें जो भी ग्रुप है उस ग्रुप का नाम होना चाहिए और एक पर्सन जो है वो मेल कर दे जस्ट। ओके सभी स्टूडेंट का उसमें टाइटल पेज जो पहले वाला होता है उसमें सभी का नाम और आईडी होना चाहिए। ओके सर। अदनान हसन। प्रेजेंट सर। अफरीनिश इरफान। अफरीनिश इरफान। अहमद मुजतबा। प्रेजेंट सर। अली हसन। अक्सा खुर्शीद। अक्सा खुर्शीद। अरफा अबरार। प्रेजेंट सर। और सलान अली। अशान अली। प्रेजेंट सर। बिलाल ताज। बिलाल ताज। बुशरा अशरफ। तहमीना मुमताज। प्रेजेंट। बारिया शफीक। बारिया शफीक। बिलाल ताज प्रेजेंट है। बिलाल याद आ गया है? सर सॉरी, वो ना नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाफिज मोहम्मद हुजैफा। प्रेजेंट सर। हाफिज ईशान अली। हाफिज ईशान अली। हमजा अयूब। हमजा अयूब। हुमा इमरान। हुमा इमरान। जहांदेव। प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन।
Yes, sir. हंसा अहमद, हंसा अहमद, फिंजा खालिद, फिंजा खालिद, लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, लियाकत, Present, sir. महक खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, मुबशरा यासीन, Present, sir. मुबशरा यासीन, मुबशरा यासीन है, Present. मुबशरा यासीन दोबारा से बोलना। मुबशरा यासीन काइंडली अपने अटेंडेंस जो है वो दोबारा से बोलें। मोहम्मद उमर, Yes, sir. Present. मोहम्मद तलहा, Present, sir. मोहम्मद वसाम, Yes, sir. मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, Yes, sir. मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सुहैल, Present, sir. मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास, Waqas Zafar, present, sir. मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, Present, sir. निमरा रियाज, Yes, sir. राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूम, Present, sir. समरा नसीर, समरा नसीर, Present, sir. शाहजेब जमान, समरा हो गई आपकी अटेंडेंस। शाहजेब जमान, शोएब असलम, Present, sir. सैयद गौस मीरन,
प्रेजेंट सर। तौकीर अहमद, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर, तौसीक हैदर, उस्मान सफदर, उस्मान, वजिहा मकबूल, वजिहा मकबूल। वो स्टूडेंट नाम सुनना जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं, अदरवाइज वो आगे क्लास में एब्सेंट होंगे। अफरीनी शिरफान, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, फरिया शफीक, हमजा अयूब, हुमा इमरान, फंसा अहमद, किंजा खालिद, फंसा अहमद, प्रेजेंट। किंजा खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, प्रेजेंट। मुबशरा यासीन, महक खालिद। ओके, महक खालिद आपका अटेंडेंस हो गई है। मुबशरा यासीन, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद आरिफ, आरिफ आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शुएब, शाहजेब जमान, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर। सर तौसीक से प्रेजेंट लगाने से काइंडली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तौसीक, तौसीक अहमद, सॉरी तौसीक हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अरफा। सर आपने असाइनमेंट नंबर 4 अपलोड की हुई है एलएमएस सर। नहीं, सर फोर तो मैंने अलग, बायोकेमिस्ट्री जी जी, फोर तो अपलोड की हुई है। जी सर, वो जो है बायोकेमिस्ट्री वालों का तो 27 को अमाइनो एसिड का फाइनल पेपर है। फाइनल पेपर है? जी क्या मतलब? अभी तो फाइनल शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं सर, वो मैम ने बाहर जाना है स्टडीज के लिए, तो इसलिए वो जल्दी पेपर ले रही हैं ऑनलाइन ही। इसके बारे में अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना ही कर सकता। तो सर आप असाइनमेंट की डेट आएगा रख दें काइंडली। आज के रख दूं? आज ही रख दें, आगे कर दें। 28 तक कैसे सबमिट कर सकते हैं? जल्दी हो सकता है, लेट नहीं होगा। सर अभी तो बनाने तो ले। अल्फा सिर्फ ही 4 क्वेश्चन है, और वो भी सिर्फ रीजनिंग है। नहीं सॉरी, 7 क्वेश्चन है। सिर्फ उसका आंसर जो है 2-2, 3-3 लाइनों में आता है आंसर, लॉन्ग नहीं है क्वेश्चन। सर आप काइंडली नेक्स्ट वीक ही रख दें। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगी। ओके प्रॉब्लम में असेसमेंट भी तो पूरी करनी है। सर तो दो सर एक साथ ले लेना। अगली वाली आप जल्दी ले लीजिएगा। अहमद, फिर आप लोगों पर लोड ज्यादा हो जाता है।
सर वो फाइनल भी है ना इनका, तो थोड़ा होता है सर। अहमद, फिर आप लोग ही सबसे पहले मेल करते हो कि सर जो है हमें ज़्यादा असाइनमेंट, एक वीक में 2-2 असाइनमेंट दे रहे हैं। नहीं सर, क्यों मेल करनी है आप पास, आप दो एक साथ ले लेना सर। वही मैं कह एक रहा वीक हूँ, में दो ले अभी लो। आप लोग यही कहते हो ठीक है हम बाद में जो है एक वीक में 2 असाइनमेंट दे देंगे, लेकिन बाद में फिर आप लोग ही ये इशू क्रिएट करते हो कि हम पर बर्डन ज़्यादा हो रहा है। नहीं सर, नहीं होगा सर। आपकी असाइनमेंट इसलिए मैंने शॉर्ट रखी है, लॉन्ग लॉन्ग नहीं है। आप लोगों ने उसको टाइम पर जमा करवाना है। ये कर सकता हूँ 27 के बजाय 28 को जमा करवा दो। सर 28 डेट ही है। 28 से चलो 29 कर देता हूँ। ठीक है सर। चलिए 30 कर देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट वीक में फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगी। दो क्विज और 3 असाइनमेंट के नंबर जो है आप लोगों को अपलोड हो गए हैं। अट्ठाईस से 30। जी अरसलान अली। जी सर। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में फर्क क्या है? सर जो हाइड्रोफिलिक हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन पर पोलर होता है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नहीं होते, वाटर के अंदर डिसॉल्व, हल नहीं होते, इंटरेक्ट नहीं होते। हाइड्रोफोबिक वाटर में से हल नहीं होते हैं और हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। जी सर, अट्रैक्शन। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तहमीना मुमताज। तहमीना मुमताज। तहमीना मुमताज, अगर आपका आंसर नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। तहमीना मुमताज, ये बताएंगे कि कुछ सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और बाद रिएक्शन के सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इसकी रीजन क्या है? तहमीना मुमताज। तहमीना मुमताज, आपकी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स है। हाफिज मोहम्मद हुजैफा। यस सर। जी, कुछ सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, कुछ सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, इसके रीजन क्या है? सर जी सर ये पढ़ा था कि जब मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ा था, रीजन तो नहीं बताई थी आपकी लेक्चर में। हुजैफा, मुझे पता है मैंने रीजन बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे याद है, शायद आपको याद नहीं है। सर और बाकी ये बताया था कि मतलब दो मेथड से होते हैं, मतलब सॉल्वेंट और वो जो भी होता है, मतलब इस तरह। लेकिन सर मैंने लेक्चर तो आपका पूरा सुना है, अभी भी मेरे लिखा हुआ भी है सारा, लेकिन उसमें तो रीजन नहीं बताई है।
क्या पढ़ा है उसमें, क्या पढ़ा है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है, क्यों एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, वो रीजन ही थी जो मैंने बताई थी आपको। हुज़ैफा आपको भी आंसर नहीं आता है, इसलिए आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। सर इसके बाद आपने ये खालिद हुसैन। खालिद हुसैन, महक खालिद। यस सर। महक खालिद, क्या रीजन है? सर इसका नहीं पता। खालिद हुसैन आपको पता है? खालिद हुसैन आपके भी आज की नहीं क्लास सर। एक्टिविटी में 0 मार्क्स है। महक खालिद आपके भी 0 मार्क्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोहम्मद तलहा। जी सर। जी, क्या रीजन है? तो यही रीजन है कि वो कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। जो एंडोथर्मिक होते हैं वो हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब सिस्टम की हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमको हीट चाहिए होती है वो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। और जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो जब मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उनकी वजह से हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो हीट जो है रिलीज होती है और उनके रिएक्शन की वजह से सिस्टम, उनके रिएक्शन से सिस्टम में हीट जाती है, तो उसकी ना हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो तलहा, जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये कहा था जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। इसे सोल्यूशन तो बनाने की अगर बात कर रहे हैं। रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में हम इस सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, हम उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन होता है। जी उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान कभी भी सल्यूट के दरमियान या सल्यूट के दरमियान या सॉल्वेंट के दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जस्ट उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो होती है। मुझे लगा कि आप वो उसका पूछते हैं रिएक्शन का। बाकी आपका तकरीबन आंसर जो है सर, जी लाइबा आप बता दें। सर जिन रिएक्शंस में सोल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब डेल्टा एच, वो सोल्यूशन की एनर्जी से कम होगा, वो उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। वो एंडोथर्मिक होते हैं, अदरवाइज एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है लाइबा। लाइबा का नाम कहाँ पर है? सर मेरा ऊपर है। ठीक है लाइबा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो है मोहम्मद अहमद रामे। मोहम्मद अहमद रामे। रामे की अटेंडेंस हुई है? नहीं बात नहीं। नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आता है मोहम्मद दाऊद। दाऊद, ये बताओ कि वो कौन से कंपाउंड होंगे जो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे? जी दाऊद। जी सर, रिपीट। वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं? उनकी नेचर किस तरह की होती है? सर अल्कली मैटर। चलें, ठीक है, आपका आंसर बहुत ही अच्छा है। नो सर। इसके बाद मुनज़्ज़ा शहजादी। जी मुनज़्ज़ा।
मुनज़्ज़ा शहजादी। मुनज़्ज़ा मौजूद है क्लास में? जी मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा ये बताएं कि क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है? मुनज़्ज़ा शहजादी। मुनज़्ज़ा आपके भी क्लास, आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है निम्रा रियाज। निम्रा रियाज। तौसीक हैदर। तौसीक हैदर। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में फ़र्क क्या है? तौसीक हैदर। सर मैं बताऊं? तौसीक हैदर आपके भी क्लास एक्टिविटी में आज की 0 नंबर है। चलें खंसा आप ही बता दें। सर मैं बताऊं? जब हम लोग एक सोल्यूशन जब बनाते हैं, जैसे सॉल्वेंट में हमने जब सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसको तो हमारे पास एक बनता है सोल्यूशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। एंड अगर हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसको अगर हम लोग दोबारा से सॉलिडिफाई अगर हम उसको करते हैं, हम लोग जब टेम्परेचर उसका लो करते हैं, या फिर अगर हम लोग सोल्यूट की जो होती है ना, सॉल्वेंट की जो होती है ना अमाउंट, अगर उसको हम लोग कम कर देते हैं तो हमारे पास जो वो होता है ना प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्रिस्टलाइज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। चलें ठीक है खंसा। हुज़ैफ़ा क्या वजह है कि आप लोगों की क्लास जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है? सर जी वो रीजन तो बता दें सर जी, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है सर जी, कि क्या रीजन होती है? सर ये किया था कि जो एनर्जी जो होती है वो अब्जॉर्ब और रिलीज क्यों होती है, वो ये लाइबा हम ने बार बताई तो बार है। पढ़ते रहे, वो बार बार हुज़ैफ़ा हम पढ़ते आ रहे हैं ये वाली चीज। सर जी ये पढ़ा इसमें था तो या नहीं पढ़ा था? मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का सर जी बताया हुआ है, मतलब वो तो एग्जांपल देकर कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होता है। मैंने आपको एक ये इक्वेशन बताई थी, ये वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस वक्त हम इन तीनों के, जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ख़त्म करते हो, उस कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करते हो, साल्वेंट के दरमियान से जिस वक्त इंटरेक्शन को ख़त्म करते हो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हो। लेकिन जिस वक्त साल्वेंट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। इन तीनों के सम में अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, बेसिकली ये जो है सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास एनर्जी हासिल होती है। उसके रिजल्ट में अगर आप लोगों के पास ये एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और ये कम उसमें से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। जितनी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ के ज़रिए भी शो की थी, और यही इसकी रीज़न है कि क्यों जिस वक़्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, तो बाद रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होती है और बाद के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। वो बेसिकली इसके एनर्जी लेवल का डिफरेंस ही है कि जो आप लोगों के सर पास जी इस सॉल्यूशन तरह भी बनता तो है।
सर जी सिंपल क्वेश्चन भी तो किया ही जा सकता है सर जी। एंड पे बात तो यही बनती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है सर। सर आपने क्वेश्चन वो कॉम्प्लिकेटेड सा पूछ लिया था उस तरह, मतलब ये तो एंड पे कॉम्प्लिकेटेड बात तो यही है। आपको लगता है कि आपने यानी कि दिमाग इस्तेमाल किया है? अब एक ही टीचर जो है एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछ ले और आप कहना शुरू हो जाओगे सर आपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया है या ये सिलेबस में नहीं है, तो ये ठीक है? क्यों हुज़ैफा? यस सर। ये चीज मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी भाई, पहले तो ये बता दें। सर जी आपने बिल्कुल ये बताई थी, ये मैं मानता हूँ बताइए आपने, तो यही लेकिन चीज मैंने पूछी है ठीक है और सर। यही इसकी रीजन है। जी सर। हुज़ैफा इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप लोगों ने आंसर देना है तो पहले सोच समझ कर आंसर देना है। जो आप लोगों की वर्डिंग है वो बड़ी अफेक्टिव होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ जो आप लोगों की बॉडी के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, कंपाउंड मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी के लिहाज से हम उन कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फेट सल्यूबल और दूसरे को हम कहते हैं वाटर सल्यूबल। वो वाले कंपाउंड, वो वाले विटामिन जो वाटर में सल्यूबल होंगे वो वाले कंपाउंड होंगे जो पोलर होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइक सल्यूट जो है वो अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही सल्यूबल होगा, अगर वो नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। और हमें पता है कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो विटामिन मौजूद होते हैं जो पोलर होंगे वही सिर्फ वाटर में सल्यूबल होंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो फेट में सल्यूबल होंगे, क्योंकि फेट जो है वो नॉन पोलर होती है। इसी वजह से वो वाले कंपाउंड जो वाटर में सल्यूबल हैं उनको हम पोलर कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और वो वाले कंपाउंड जो पेट में सल्यूबल हैं वो नॉन पोलर हैं और हाइड्रोफोबिक हैं, क्योंकि वो वाटर में सल्यूबल नहीं होते, वाटर को रिपेल करते हैं। और वाटर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसका मतलब है कि वो वाले विटामिन जो वाटर में सल्यूबल होंगे वो आप लोगों की बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और जहाँ पर जिस प्लेस पर भी उन विटामिन की ज़रूरत होती है बॉडी उन विटामिन को वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सेपरेट आउट करके अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को वो वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसी कंपाउंड को। ये अभी हम जो सल्यूबिलिटी चेक कर रहे थे मोस्टली ये वो वाले सोल्यूशन थे जिसमें आप लोग सल्यूट या सॉल्वेंट जो है वो या तो सॉलिड फेज में होता है या लिक्विड फेज में होता है, और सॉल्वेंट जो है वो मोस्टली लिक्विड फेज में होता है। इसके साथ इस तरह की भी आप लोगों के पास एग्जाम्पल हैं जिसमें आप लोग सल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होता है, लेकिन सोल्यूशन आप लोगों का सॉलिड फेज में हासिल होता है। और ये अमलगम फॉर्मेशन जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। अमलगम फॉर्मेशन में
आप लोग डिफरेंट मेटल को या एक मेटल को मरकरी के अंदर ऐड करते हो। मरकरी जो है वो लिक्विड फेज में होता है, मेटल जो है वो सॉलिड फेज में होती है। जिस वक्त आप लोग मेटल को लिक्विड मरकरी में ऐड करोगे तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फेज में हासिल होगा। और ये सॉलिड फॉर्मेशन जो है वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से होती है, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास मेटल जो है वो भी मेटल है और मरकरी जो है वो भी मेटल है। दोनों को मिक्सअप करते हैं तो इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन जनरेट होती है वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से होती है। अब मेटालिक बॉन्ड खंसा, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? सर जो मेटल्स का बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटल का फ्रीली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैचमेंट को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। सॉरी, ड्यू टू ठीक है, कोई बात नहीं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है आप लोगों के पास कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जो हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आप लोगों के पास लॉन्ग चेन प्रोडक्ट या सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में इसको डिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए इसका बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रैक्शन की निस्बत बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो हैं वो सॉलिड फेज में ही एग्जिस्ट करना लाइक करते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं जिस वक्त हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में उसका उसकी केमिकल नेचर जो है वो चेंज हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसी वजह से हम कहते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आप लोगों की है मेटालिक सॉलिड। और मेटालिक सॉलिड की भी हम यही कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड जो हैं वो भी किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होती हैं। अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो या तो वो फौरन से रिएक्शन कर जाती हैं और इस वक्त रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन फॉर्मेशन तो नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल जो हैं वो भी सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप लोग किस तरीके से, वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके जरिए आप लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो और उस सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो अमाउंट आप लोग यूज करते हो उनको मिक्सअप करने के डिफरेंट तरीके हैं और उनको हम डिफरेंट नाम देते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम होता है। अगर आप लोग सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको हम मोलैरिटी से इंडिकेट करते हैं। उस कंडीशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में उसको हम मोलैरिटी से इंडिकेट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो इक्वल होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन इक्वल होगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
into 1 over volume of solution in लीटर। तो इसके ज़रिए जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हासिल होता है उसको हम नॉर्मेलिटी से इंडिकेट करते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो मोलैरिटी के पैरामीटर हैं, जिस तरह मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इनमें से कोई पैरामीटर ऐसा तो नहीं है कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो। अगर इस इक्वेशन में से एक भी पैरामीटर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। और अगर इसमें से कोई भी फैक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब हम देखते हैं कि मास जो है सॉल्यूट का वो टेम्परेचर पर, मास ऑफ सॉल्यूट पर टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि मास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से सॉल्यूट का मास चेंज नहीं होता है। इसके साथ टेम्परेचर को अगर हम कम करें या ज़्यादा करें तो उस कंडीशन में सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज नहीं होता है। इसके साथ थर्ड जो पॉइंट है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। और आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। चाहे आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो या टेम्परेचर को ज़्यादा करते हो, दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में मोलैरिटी चेंज होगी। इसका मतलब है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। और जिस वक्त वॉल्यूम चेंज होगा इसका मतलब है कि मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और जिस वक्त मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होगी ये इंडिकेशन है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ये फार्मूला जो आप लोग यूज़ करते हो उसके लिए यूज़ करोगे जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फेज में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में हो, सॉरी दोनों ही लिक्विड फेज में हो, तो उस कंडीशन में जो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होता है, या C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 होगा। ये फार्मूला आप लोगों ने उस वक्त यूज करना है जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में, और ये वाला फार्मूला आप लोगों ने उस वक्त यूज करना है जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में हो। इसके बाद नेक्स्ट है मोलैरिटी। पहला आप लोगों ने जो स्टडी किया है वो मोलैरिटी है। नेक्स्ट जो है यूनिट कंसंट्रेशन का है वो मोलैरिटी है। और मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, मोलैरिटी में आप लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हो, लेकिन मोलैरिटी में आप लोग सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्वेंट के मास से, जो कि आप लोगों ने किलोग्राम में यूज किया है, उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी में सॉल्यूशन हासिल होगा। और इस इक्वेशन को भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यही इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है, मास ऑफ सॉल्यूट
divided by molar mass of solute into 1 over weight of solvent in kilogram, यानी कि किलोग्राम में सॉल्वेंट का वेट। अब हम इसमें चेक करते हैं कि जो आप लोगों के पास मोलैरिटी के पैरामीटर हैं, जिसमें मैस ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है और मैस ऑफ सॉल्वेंट है, इन तीनों में से कोई ऐसा पैरामीटर तो नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो, जिसका टेम्परेचर कम करने से या ज्यादा करने से उसकी वैल्यू चेंज होती है। इस कंडीशन में जब भी हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूट का मैस चेंज नहीं होता है। इसके साथ जब भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूट का मोलर मैस भी चेंज नहीं होगा। इसके साथ जब भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का मैस भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि मोलैलिटी में कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। इससे हम ये कह सकते हैं मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और अगर हम ये चेक करते हैं मोलैलिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, तो उस कंडीशन में हम ये चेक करना होगा कि मोलैरिटी का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक मोलैरिटी का सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। और जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि मोलैरिटी डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मोलैरिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी का इनवर्स रिलेशन। और टेम्परेचर का मोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोलैरिटी चेंज नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो रेशियो होती है moles of any component divided by total number of moles present in solution। जो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास सॉल्यूट के हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के हैं, दोनों का सम सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स में आएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्यूट के हैं। सपोज हमारे पास Na जो है एक सॉल्यूट है और Na नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट जो है उसको हम B से इंडिकेट कर रहे हैं और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो NB है। तो जिस वक्त हम इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा Na यानी कि कंपोनेंट ऑफ A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि इक्वल होंगे Na प्लस NB के। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, ना ही स्पीशी का मैस चेंज होता है और ना ही मोलर मैस चेंज होता है। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे
तो उसकी वजह से सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग हासिल नहीं हो। और इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्यूशन बनाते हैं मोल फ्रैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में अगर आप लोग सिंपल मास परसेंटेज सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करोगे वो इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 इनटू 100। और उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन हासिल होगा उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। और अगर आप लोगों के पास इसका रिजल्ट जो है वो आता है 20%, तो इसका मतलब है कि इसमें से 20 जो है वो सॉल्यूट के पार्ट हैं और सॉल्यूशन के टोटल पार्ट्स जो हैं वो 100 हैं। और अगर आप लोगों के पास इसका मास परसेंटेज हासिल होता है 5%, तो इसका मतलब है 100 में से 5 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्यूट के होंगे, बाकी 95 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्वेंट के होंगे। इसी तरह अगर आप लोग उसी सॉल्यूशन को ppm में प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसका फार्मूला जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। और इस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन हासिल होता है उसके साथ हम ppm यूज करते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियन में से जो भी सॉल्यूट का हिस्सा होगा वो आप लोगों के पास हासिल होगा। अगर आप लोगों के पास आंसर आता है 10 ppm, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन में से 10 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्वेंट के हैं। और अगर आप लोगों के पास इसका वैल्यू हासिल होती है 100 ppm, इसका मतलब है कि 1 मिलियन में से 100 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं। इसी तरह अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हो ppb में, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन में, तो उस कंडीशन में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। और इस कंडीशन में जितनी भी वैल्यू आप लोगों के पास ppb में हासिल होगी, इसका मतलब है कि उतने पार्ट्स आप लोगों के सॉल्यूट के सॉल्वेंट 1 बिलियन साल जो सॉल्यूशन है उसमें से इतने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं, बाकी सॉल्वेंट के पार्ट्स। और ये 4 बेसिक कंसंट्रेशन यूनिट हैं जो आप लोगों ने PC2 में पढ़े हैं। बाकी इसके अलावा नॉर्मेलिटी और डिफरेंट और भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के मेथड हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जस्ट यही 4 हैं। आप लोगों ने इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिनमें ये फार्मूले यूज होते हैं। और इस टेबल में जितने भी हमने कंसंट्रेशन के यूनिट यूज किए हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, उनका फार्मूला जो है वो गिवन है। और इसके साथ इनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसकी एप्लीकेशन जो है वो भी साथ में गिवन है। इसके साथ जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने पर हमने ये देखा था कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है जिसमें पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 2 नैनोमीटर होगा, तो उसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर सॉल्यूट का सॉल्वेंट में साइज इससे बड़ा होता है तो उसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी भी सॉल्यूशन से डिफरेंट होती है। अगर आप लोगों का जिस वक्त सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मैं ये रिपीट कर देता हूँ
जब भी हम सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और सोल्यूशन पर जिस वक्त सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है उसके रिजल्ट में सल्यूट का डायामीटर लेस देन 2 नैनोमीटर होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। और उस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लोग उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से गुजारते हो तो वो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। इसके साथ अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को जिसमें आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है और सल्यूट का जो डायामीटर है वो लेस देन 2 नैनोमीटर है, इसको अगर आप लोग स्टे करवाते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए उसको रख देते हो, उसको शेक नहीं करते, उसको स्टीयरिंग नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी सल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होता है। और अगर आप लोग इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाते हो तो लाइट जो है वो स्कैटरिंग शो नहीं करती है। अगर उसमें जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी तो उस कंडीशन में हम उसको सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है लेकिन सल्यूट का डायामीटर वो 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक है, तो उस कंडीशन में हम उसको सॉल्यूशन नहीं कहते, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस सॉल्यूशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोगों ने हासिल किया है, अगर इसमें हम लाइट फॉल करवाते हैं तो वो लाइट जो है वो स्कैटरिंग बिहेवियर शो करती है और इस स्कैटरिंग बिहेवियर को हम टंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ही होता है, ये बिहेवियर ना ही सॉल्यूशन में होता है ना ही सस्पेंशन में मौजूद होता है। और अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से पास आउट करवाते हैं तो उस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को आप लोग रख देते हो, स्टे करवाते हो, उसको शेक नहीं करते, ना ही स्टीयरिंग करते हो, तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं होता है, सल्यूट सॉल्वेंट से अलग नहीं होता है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इसके बाद थर्ड टाइप है सस्पेंशन। सर वो तो सिंपल जो हमारे पास होता है सॉल्यूशन उसके उसमें भी लिखा हुआ है डजंट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। सिर्फ और सिर्फ ये लाइट बिहेवियर जो है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट स्कैटरिंग बिहेवियर होता है, सॉल्यूशन में लाइट स्कैटरिंग का बिहेवियर नहीं होता। कोलाइडल सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन में ये डिफरेंस है और उसी से हम इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है, वो सॉल्यूशन बना है या कोलाइडल बना है या सस्पेंशन बना है। अगर हम सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास सल्यूट जो है वो 500 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के डायामीटर में हासिल होगा तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। और सस्पेंशन में सल्यूट सॉल्वेंट से फिल्टर पेपर के जरिए सेपरेट आउट कर लिया जाता है। अगर आप लोग फिल्टर पेपर में से उसको पास आउट करवाते हो तो सल्यूट जो है वो फिल्टर पेपर में से पास आउट नहीं होता है, वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है और सॉल्वेंट जो है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है। और सस्पेंशन को अगर आप लोग रख देते हो तो उस कंडीशन में भी सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर सल्यूट का डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएंगे और सॉल्वेंट की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आ जाता है। और अगर ये केस हो कि सल्यूट का जो डेंसिटी है वो कम हो और सॉल्वेंट की डेंसिटी ज्यादा हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो अपर लेयर पर आ जाता है, सॉल्वेंट जो है वो लोअर लेयर पर हासिल हो जाता है।
और इस तरह हम सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी खान साहब। सर अगर हम इसको स्टे भी करवाएं तब भी ये फिल्ट्रेट हो जाता है? जो सस्पेंशन है, जी सर, सस्पेंशन की जी बात है। सस्पेंशन उस वक्त भी अलग हो जाता है। अगर आप लोग इसको स्टे करवाते हैं तो उस कंडीशन भी सॉल्वेंट सल्यूट से सेपरेट आउट हो जाता है, वो अलग हो जाता है। इसके बाद वाला पोर्शन आप लोगों ने नहीं करना है, यहाँ तक ही आप लोगों ने इस चैप्टर में से स्टडी करना है। और इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद हम फिर अटेंडेंस लेते हैं। जी अफरीनी शिरफान, अफरीनी शिरफान आज की क्लास में एब्सेंट है। अली हसन, अली हसन भी आज की क्लास में एब्सेंट है। अक्सा, प्रेजेंट सर। ओके अक्सा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। फरिया शफीक, फरिया शफीक भी आज की क्लास में एब्सेंट है। हमजा अयूब, हमजा अयूब भी आज की क्लास में एब्सेंट है। हुमा इमरान, हुमा इमरान भी आज की क्लास में एब्सेंट है। किंजा खालिद, किंजा खालिद भी आज की क्लास में एब्सेंट है। मुबशरा यासीन, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शुएब, शाहजेब जमान, तौकीर अहमद। प्रेजेंट सर। सर हुमा इमरान प्रेजेंट। तौकीर इतने दिनों के बाद कहाँ से आ गए हो? सर यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है सर, तो इस वजह से सर। तौकीर अवॉइड करो, क्योंकि ये जो अटेंडेंस चली जाती है वो चेंज नहीं होती है। सर नेटवर्क का इशू नहीं हो तो सर क्लास लेने में कोई मसला तो नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे नेटवर्क इशू होता है सर सीरियसली। चलें, हुमा इमरान आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। ओके सर। और नेक्स्ट आप लोगों का थर्सडे को वो वाले स्टूडेंट जो 4 रहते हैं, जिनका वाइवा भी रहता है, उनका थर्सडे को 27 तारीख को 9:30 बजे वाइवा होगा। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।